हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैप्टर यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 को, जो कि लैंडफॉर्म्स एंड इवैल्यूएशन है, जिसका एक पार्ट बचा हुआ है, पार्ट 6, दैट इज द लैंडफॉर्म्स बाय द विंड्स, उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्म में भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और या फिर आप इसको जो हमारा ओकुल की वेबसाइट है, वेबसाइट पे थ्रू भी जाके आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कोर्स में आप एनरोल कर लीजिए ज्योग्राफी के कोर्स में, और वहां पर जाके आप ये सारे के सारा जो है जिस्ट जिसको कहेंगे या समरी जिसको हम कहेंगे वो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो विंड से हम शुरुआत करने वाले हैं इस पार्ट में। हम अपने पिछले पार्ट्स में ग्लेशियर्स से जो लैंडफॉर्म बनते हैं और बाकी चीज़ों से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि हमारा वेव्स से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, ओशन करंट से जो बनते हैं, और सारी चीज़ों के लैंडफॉर्म्स को हम पढ़ चुके हैं। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है विंड्स का, आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। विंड इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट एजेंट्स इन हॉट डेजर्ट्स। तो विंड से जो बेसिकली जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हॉट डेजर्ट्स में सबसे ज्यादा जो है वो हॉट डेजर्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब डेजर्ट्स, अब देखिए यहाँ पे लिखा है विंड इज वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट्स। तो दूसरा एजेंट क्या है वो अभी हमें आगे जाके पता लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द डेजर्ट फ्लोर गेट्स हीटेड अप टू मच एंड टू क्विकली बिकॉज ऑफ बीइंग ड्राई एंड बैरन। क्योंकि जो हमें पता है जो हमारा डेजर्ट का फ्लोर है वो क्या होता है, वो ड्राई होता है, यानी कि सूखा होता है, और बैरन होता है। बैरन का मतलब है बंजर होता है, वहां पर वेजिटेशन बहुत कम होती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से क्या होगा कि अब जो फ्लोर है वो हीटेड हो गया है, तो जो उसके ऊपर की एयर होगी, एयर जो है वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, और एयर गर्म होगी और नीचे जो है वो थोड़ा सा सतह जो है वो भी गर्म है, तो उसके ऊपर की एयर गर्म होगी। तो उस वजह से क्या होगा कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट लाइटर एयर विद टर्बुलेंस। ठीक है, यानी कि जो एयर है, जो पार्टिकल्स है, वो है ऊपर की तरफ को मूव करेंगे। अब उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं जनरली डेजर्ट में, आपको पता है, वो होती है सैंड, और वो भी बिल्कुल अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि आपस में जुड़े हुए पार्टिकल्स नहीं होते हैं, सूखे पार्टिकल्स होते हैं, अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए वो क्या करेंगे, वो अपवर्ड की तरफ को मूवमेंट करेंगे, और जिसमें क्या होगा, टर्बुलेंस होगा। टर्बुलेंस का मतलब है कि वो एक डिफाइंड पैटर्न में नहीं जाएंगे। टर्बुलेंस फ्लो का मतलब होता है कि एक हैफर्ड फ्लो है। हैफर्ड फ्लो मतलब बिखरा हुआ फ्लो है, और उसके बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आता है उसकी पाथ में, तो उससे क्या हो जाएगा, एडीज फॉर्मेशन होगा, व्हर्लविंड्स, अपड्राफ्ट्स एंड डाउनड्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए ये आपका डेजर्ट का फ्लोर है। ठीक है, ये डेजर्ट का फ्लोर है, इसके ऊपर की ये एयर है, यहां पर ये एयर की जो है, अब यहां से क्या होगा कि ऊपर की तरफ को मूवमेंट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ को मूवमेंट होगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से ये पार्टिकल जो है ऐसे करके ऊपर को जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा भंवर बनता है। ठीक है, भंवर बनता है, तो ये उस तरीके की चीजें हैं जहां पर एडीज, व्हर्लविंड्स, अपड्राफ्ट्स और डाउनड्राफ्ट्स होंगे। ठीक है, विंड्स ऑल्सो मूव। अब ये तो जो मूवमेंट था ये था हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि जमीन से ऊपर की तरफ को। अब इस पे मूवमेंट जो है वो इस तरीके से भी तो होगा। ठीक है, अब इस तरीके से जो मूवमेंट होगा वो देखिए क्या होगा, विंड्स ऑल्सो मूव along the desert floors। desert floor के along भी मूव करता है with great speed and obstruction in their path create turbulence। तो उसके पाथ पे भी अगर कोई obstruction आता है, कोई रुकावट आती है, तो वहां पर भी turbulence create होगा। Of course there are storm winds which are very destructive। storm winds भी होती हैं, तूफानी हवाएं होती हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। winds क्या क्या करती है, देखिए, winds cause deflation, abrasion and impact। ठीक है, deflation का मतलब होता है कि वहां से जो चीजें हैं वो उठ के चली जाएंगी। देखिए लिखा हुआ है, डिफ्लेशन इंक्लूड्स लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रॉक। और बाकी एब्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपका कोई पार्टिकल है, सपोज करिए ये कोई फ्लोर है, और इससे ये कोई पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, इसके साथ रगड़ रहा है, यानी कि इसके साथ वो टच हो रहा है, वो मूव कर रहा है, तो वो यहां पर इरोजन करता जाएगा। ठीक है, ये होता है एब्रेशन। और इंपैक्ट का मतलब तो है कि जैसे मान लीजिए आपका ये कोई सरफेस है, यहां पर कोई रॉक है, और यहां से आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो इस पर टकरा रहे हैं, तो वो इसका इरोजन करेंगे। ये हो गया आपका इंपैक्ट। ठीक है, अब इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस सैंड एंड सिल्ट एक्ट एज इफेक्टिव टूल्स टू अब्रेड द लैंड सरफेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके सैंड और सिल्ट पार्टिकल्स हैं वो एक इफेक्टिव टूल की तरह एक्ट करेंगे लैंड सरफेस को अब्रेड करने के लिए। द इंपैक्ट इज सिंपली
shear force of momentum which occurs when sand is blown into or against the rock surface, जो मैंने आपको यहां पर बताया इम्पैक्ट। और ये बिल्कुल सिमिलर है किस तरीके से, एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन या सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस। तो उसकी तरह ये बिल्कुल सेम है कि कोई पार्टिकल है, उस पर आप सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं जबरदस्ती, तो वो हो जाएगा आपका सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन की तरह। ठीक है। द विंड एक्शन creates a number of interesting erosional and depositional features in the deserts। तो लैंड जो ये एयर है वो आपकी, या जो विंड है कह सकते हैं हम, वो बनाती है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स। वो हम आगे जाके देखेंगे कौन से इरोजनल फीचर्स हैं और कौन से वो डिपोजिशनल फीचर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा गया है, देखिए, इन फैक्ट many features of the deserts owe their formation to mass wasting and running water as sheet floods। अब देखिए, मास वेस्टिंग तो आप समझ गए कि किस तरीके से अगर कोई पार्टिकल इरोड कर रहा है तो वहां पर मास वेस्टिंग होगी। अब ये रनिंग वाटर है, शीट फ्लड्स का क्या मतलब है? देखिए, बारिश तो होती है ना, डेजर्ट में भी बारिश तो होती है। तो देखो, दो रेन इज स्कार्स इन डेजर्ट्स, तो बारिश होती है लेकिन स्कार्स होती है, यानी कम होती है। एंड इट कम्स डाउन टॉरेंशियली। टॉरेंशियली रेन का मतलब है कि ये थोड़े समय के लिए होती है लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में होती है। टॉरेंशियल रेन्स होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के। तो डेजर्ट रॉक्स जो है दे आर डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, जो जिनमें वेजिटेशन नहीं है, जो एक्सपोज्ड है, किसको एक्सपोज्ड है, मैकेनिकल एंड केमिकल विदरिंग प्रोसेस। मैकेनिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग क्या होती है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ड्यू टू ड्रास्टिक डायरनल टेम्परेचर चेंजेस। और ये मैकेनिकल और केमिकल विदरिंग प्रोसेस क्यों होगी? क्योंकि यहां पर डायरनल टेम्परेचर चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है। डायरनल का मतलब होता है इन अ डे, यानी कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो जो डायरनल चेंजेस है, टेम्परेचर चेंजेस है, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं दे डीके फास्टर एंड द टॉरेंशियल रेन्स हेल्प इन रिमूविंग द विदर्ड मटेरियल इजिली। तो ये एक तो आपके ड्रास्टिक डायरनल चेंजेस की वजह से डीके कर जाते हैं फास्टर, और जो टॉरेंशियल रेन है वो इनको रिमूव करने में, विदर्ड मटेरियल में आसानी से वो रिमूव हो जाते हैं। दैट मीन्स द विदर्ड डेब्रिस इन डेजर्ट्स इज मूव्ड बाय नॉट ओनली विंड बट ऑल्सो बाय रेन और शीट वॉश। तो यहां पर अब आप समझ गए जो लिखा गया था कि विंड इज वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट्स। तो विंड जो है वो एक डोमिनेंट एजेंट है, और दूसरा एजेंट कौन सा है जो रिमूवल के लिए या जो पार्टिकल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है रेन या फिर शीट वॉश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। The wind moves fine materials and general mass erosion is accomplished mainly through sheet floods or sheet wash। ठीक है। Stream channels in deserts are broad। जो stream के channels होते हैं वो broad होते हैं, smooth होते हैं और indefinite होते हैं, यानी कि उनका कोई पार्ट डिफाइन नहीं होता, और वो थोड़े समय के लिए बहते हैं, फ्लो फॉर अ ब्रीफ टाइम आफ्टर रेन्स। उसके बाद क्या होता है, वो पानी जो है वो सीप आउट हो जाता है या इवेपोरेट हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो आपको जो स्ट्रीम्स है वो डेजर्ट एरियाज में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए ये था जनरल बातें इसके बारे में। आगे हम देख लेते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म्स यहां पर लिखे गए हैं, पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स। ठीक है। लैंडस्केप इवोल्यूशन इन डेजर्ट्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ पेडिमेंट्स, यानी कि वहां पर जो लैंडस्केप इवोल्यूशन है, यानी कि जो लैंडस्केप इवॉल्व कर रहा है, जो चेंज कर रहा है, वो जनरली या प्राइमरली किससे कंसर्न्ड है, फॉर्मेशन, या तो पेडिमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और उनका एक्सटेंशन हो रहा है। तो जनरली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन्स एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेब्रिस आर कॉल्ड पेडिमेंट्स। तो पेडिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स। तो जो रॉकी फ्लोर्स हैं, जो रॉक के फ्लोर्स हैं, विच आर जेंटल इंक्लाइंड, यानी कि उनका स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, और कहां पर होते हैं, क्लोज टू द माउंटेन्स एट देयर फुट, यानी कि तलहटी पर होते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई सरफेस है, यहां पर अगर इस तरीके से कोई स्लोप है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, बड़ा सा होगा ये, ठीक है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा जेंटल होगा, यानी कि स्लोप इसका स्टीप नहीं होगा, इसको बोला जाता है पेडिमेंट्स। एंड सच रॉकी फ्लोर्स फॉर्म थ्रू द इरोजन ऑफ माउंटेन फ्रंट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग। तो लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम और शीट फ्लडिंग की वजह से ये जो पेडिमेंट्स हैं ये बनते हैं। अब देखिए, इरोजन स्टार्ट्स अलोंग द स्टीप मार्जिन्स ऑफ द लैंड मास और द स्टीप साइड्स ऑफ द टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड स्टीप इंसिशन फीचर्स ओवर द लैंड मास। अब ये जो पेडिमेंट्स हैं, इस तरफ से और इस तरफ से इनका क्या होगा, इनका इरोजन होगा, यानी कि जो इनके साइड होगी वहां से इनका इरोजन होगा। और वंस पेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड विद अ स्टीप वॉश स्लोप फॉलोड बाय क्लिफ और फ्री फेस अबव इट, इफ द स्टीप वॉश स्लोप एंड फ्री फेस रिट्रीट बैकवर्ड्स। अब देखिए, ये सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूं। यहां से अगर इरोजन हो रहा है तो ये कटेगा ऐसे, यहां से इरोजन होगा तो ये ऐसे कटेगा। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़े समय के बाद ये यहां से फिर और कटेगा, ये फिर इस तरीके से बन जाएगा। तो जो ये एक छोटा सा पार्ट बाद में बच जाएगा,
ठीक है, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं पहली चीज तो यह है कि रिट्रीट बैकवर्ड्स, यानी कि जो बड़ा सा पहले एक कह सकते हो आप एक बड़ा सा प्लेन था, पेडिमेंट था, वो धीमे धीमे छोटा हो रहा है, यानी कि जो उसके फ्री फेस था वो रिट्रीट कर रहा है बैकवर्ड। ठीक है, वो रिट्रीट कर रहा है बैकवर्ड। आप इसको बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। सपोज करिए आपके पास है एक केक, ठीक है, ये एक केक है। अब इस केक को अगर आप इस तरीके से काटेंगे साइड से, ठीक है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में आप काटेंगे ऊपर से नीचे की तरफ को, तो धीमे धीमे ये क्या होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये छोटा होता जाएगा, तो यानी कि जो इसके स्लोप्स हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं बैकवर्ड्स। ठीक है, वो रिट्रीट कर रहे हैं बैकवर्ड्स। इसी मेथड को बोला जाता है, दिस मेथड ऑफ इरोजन इज टर्म्ड एज पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स थ्रू बैक वेस्टिंग। समझ गए, बैक वेस्टिंग। एक टर्म और होता है रिलेटेड जिसको बोला जाता है डाउन वेस्टिंग। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहली बात है कि बैक वेस्टिंग का मतलब आप समझ गए कि जब वो बड़ा सा जो प्लेन है वो छोटा होते जा रहा है, वो है बैक वेस्टिंग। ठीक, इससे क्या होगा बेसिकली, इससे ये होगा जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई लैंड है और यहां पर एक कोई इस तरीके का प्लेन है और यहां पर कोई इस तरीके का एक और ये है माउंटेन आप कह सकते हैं छोटा सा, ठीक है, डेजर्ट का। अब यहां पर अगर आप, और ये बीच में क्या है, ये वैली है, ठीक है, ये वैली है यानी ये घाटी है। अब आप इसको इस तरीके से अगर कट कर रहे हैं, यानी कि बैक वेस्टिंग इसमें हो रही है, तो ये पहली बात तो यह कि स्लोप जो है वो रिट्रीट कर रहा है बैकवर्ड्स, और दूसरी बात क्या है कि जो वैली है इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। दिस इज नोन एज योर बैक वेस्टिंग। डाउन वेस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आप इसको इस तरीके से काटते हैं, यहां से अगर इरोजन यहां पर हो रहा है, तो धीमे धीमे क्या होगा, देखिए जो स्लोप ऑफ जो वैली है, जो वैली की विड्थ है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो ये माउंटेन था या जो इसकी हाइट थी वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसी को बोला जाता है बैक वेस्टिंग, सॉरी डाउन वेस्टिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है डाउन वेस्टिंग। और अगर ये इस तरीके से कट रहा है तो इसको बोला जाएगा बैक वेस्टिंग। ठीक है, बैक वेस्टिंग या फिर पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स। ठीक है, दिस वन इज योर बैक वेस्टिंग, और ये जो ऊपर की तरफ से काट रहा है दिस इज योर डाउन वेस्टिंग। ठीक है, चलिए, सो थ्रू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स, तो पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स की वजह से क्या होगा, जो पेडिमेंट्स हैं वो एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड्स एट द एक्सपेंस ऑफ माउंटेन फुट, एंड ग्रेजुअली द माउंटेन गेट्स रिड्यूस्ड लीविंग एन इंसेलबर्ग विच इज अ रेमनेंट ऑफ द माउंटेन। तो उस तरीके के बाद मैंने आपको बताया कि धीमे धीमे कम होता जाएगा, तो थोड़े समय के बाद यहां पर एक इस तरीके का ही सिर्फ एक माउंटेन बन जाएगा जिसको बोला जाएगा इंसेलबर्ग। ठीक है, विच इज सिमिलर टू योर मोनैडनॉक्स। हमने मोनैडनॉक्स के बारे में पीछे के पार्ट में बात की थी, तो ये उसी की तरह सिमिलर है, इसको बोला जाता है इंसेलबर्ग। और विच इज अ रेमनेंट ऑफ द माउंटेन। रेमनेंट का मतलब है, इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से ये रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन है, या फिर आप कह सकते हो ये एक रेसिडुअल ब्लॉक है। ठीक, दैट्स हाउ द हाई रिलीफ इन द डेजर्ट एरियाज इज रिड्यूस्ड टू लो फीचरलेस प्लेन्स कॉल्ड पैडी प्लेन्स। अब यहां पर क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जहां पर पहले देखिए इस तरीके का माउंटेन था, हाई रिलीफ था, अब धीमे धीमे ये सिर्फ एक ये रह गया, तो बाकी का जो ये वाला सारा का सारा एरिया था ये क्या हो गया, ये सारा का सारा एरिया अब आपका प्लेन बन चुका है। ठीक है, तो इसी प्लेन को बोला जाता है पैडी प्लेन्स। तो आप समझ गए होंगे क्या होते हैं पेडिमेंट्स और क्या होते हैं पैडी प्लेन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है प्लायास। अगला आ रहा है प्लायास। देखते हैं प्लायास क्या है। देखिए, प्लेन्स आर बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट। तो मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म इन द डेजर्ट कौन सा होता है, प्लेन्स। अब इन बेसिन्स विद द माउंटेन और हिल्स अराउंड एंड अलोंग द ड्रेनेजेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन, and due to gradual deposition of sediments from the basin margin, a nearly level plain forms at the center of the basin. ठीक है, देखो मान लो आपका ये कोई चारों तरफ से ऐसे करके माउंटेन है। अब यहां से क्या होगा कि जो सेडिमेंट्स है वो ऐसे आएंगे विंड के साथ और यहां पर एक बेसिन बनेगा। ठीक है, एक बेसिन बनेगा, उसी बेसिन को बोला जाता है, वो बेसिन जो सेंटर में है। और कभी कभी क्या होता है कि जब सफिशिएंट पानी होता है, इन टाइम्स ऑफ सफिशिएंट वाटर, दिस प्लेन इज कवर्ड अप बाय शैलो वाटर बॉडी। तो यहां पर क्या होगा कि पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके के ही शैलो लेक को बोला जाता है प्लायास। ठीक है, जहां पर वेयर वाटर इज रिटेन्ड ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जहां पर पानी जो है वो छोटे समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो रिटेन रहता है ड्यू टू इवेपोरेशन, एंड क्वाइट ऑफन द प्लायास कंटेन गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। क्योंकि अब थोड़े समय के लिए पानी क्यों रहेगा, क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेशन से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए वहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो लेक रहेगा जिसको बोला जाएगा प्लायास। और उसके बाद वहां पर सॉल्ट होंगे, तो जो सॉल्ट होंगे उसको बोला जाएगा, जो प्लाया प्लेन कवर्ड अप बाय सॉल्ट्स इज कॉल्ड अल्काली फ्लैट्स। यानी कि जब वहां से पानी इवेपोरेट कर जाएगा तो वो बन जाएगा अल्काली फ्लैट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में यहां पर बात की गई है, डिफ्लेशन, हॉलोज एंड
caves. Withered mantle from over the rocks or bare soil gets blown out by persistent movement of wind currents in one direction. अब देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर अगर कॉन्स्टेंटली एयर ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है, तो यहां पर क्या होगा कि कुछ इरोजन होगा और बाद में यहां का जो लैंड पार्टिकल था, जो सॉइल पार्टिकल था, वो यहां से उड़ जाएगा, ठीक है, वो यहां से चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, वो भी मैं भी आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो बनेगा एक इस तरीके का एक शैलो डिप्रेशन बनेगा, उसको बोला जाता है डिफ्लेशन हॉलोज. डिफ्लेशन ऑल्सो क्रिएट्स न्यूमरस स्मॉल पिट्स और कैविटीज ओवर रॉक सरफेस. तो जो डिफ्लेशन होता है, यानी कि डिफ्लेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल का क्या है, लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. तो यहां पर जब इस तरीके का ये बनता है तो ये कभी कभी स्मॉल पिट्स और कैविटीज भी बनाता है रॉक के ऊपर. तो इससे क्या होता है, द रॉक फेसेस सफर इंपैक्ट एंड एब्रेशन ऑफ wind borne sand and first shallow depressions called blowouts are created. तो पहले क्या होता है कि shallow depression बनते हैं जिनको बोला जाता है blowouts, और some of the blowouts become deeper and wider to be called caves. और कुछ समय के बाद जो ये कुछ blowouts होते हैं, जो shallow depressions हैं, ये deep हो जाते हैं, यानी कि गहरे हो जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं, wide हो जाते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं फिर caves. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे है mushroom, table and pedestal rocks. Many rock outcrops in the desert, easily susceptible to wind deflation and abrasion, are worn out quickly, leaving some remnants of resistant rocks polished beautifully in the shape of mushroom with a slender stalk and a broad and rounded pear-shaped cap above. Sometimes the top surface is broad like a tabletop and quite often the remnants stand out like pedestals. अब देखिए, ये बेसिकली सबसे पहली चीज ये है कि ये डिफरेंशियल इरोजन की वजह से होता है. सपोज कर लिए यहां पर आपका डेजर्ट है, ठीक है, और ये डेजर्ट की मान लीजिए आप लेयर्स है, ठीक है. यहां पर मान लीजिए आपका हार्ड रॉक है और यहां पर मान लीजिए आपका सॉफ्ट रॉक है, ठीक है. अब जब यहां से विंड बहेगी दोनों में, तो जो सॉफ्ट रॉक है उसका इरोजन क्या होगा, ज्यादा होगा, हार्ड रॉक का इरोजन कम होगा. तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जो ये सॉफ्ट रॉक है वो केवल इतना सा रह जाएगा और जो हार्ड रॉक है वो बड़ा सा रह जाएगा ऐसे. तो ये जो शेप बनेगा, इस शेप को आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, ये मशरूम का शेप है, ठीक है. मशरूम आपने देखी होगी सबने किस तरीके की होती है. तो इस तरीके का ये मशरूम होता है कि ये स्लेंडर स्टॉक होता है, यानी कि पतला सा स्टॉक होता है उसका, और ऊपर क्या होता है, ब्रॉड एंड राउंडेड पियर शेप्ड कैप अबव. इसी को बोला जाता है मशरूम, ठीक है. मशरूम, या फिर आप इसको टेबल के फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि जैसे ये ऊपर का टेबल का फ्लैट सरफेस है और ये नीचे से उसके लेग्स हैं, ठीक है. और ये रेमनेंट का मतलब है कि जो बचा हुआ है रीजन, इस तरीके से जो यहां पर जिसका इरोजन ज्यादा हुआ है, इसका इरोजन कम हुआ है हार्ड रॉक का, तो ये आपका है क्या, डिफरेंशियल इरोजन की वजह से बनता है, ध्यान रखिएगा. और दूसरी चीज ये क्या है, ये एक पेडेस्टल की तरह खड़े होते हैं, यानी कि नीचे से इनका आपको मान लीजिए कि ये एक इनका स्टैंड है. जैसे पेडेस्टल फैन आपने देखा होगा, पेडेस्टल फैंस आप समझते हैं कि इस तरीके से एक फैन का स्टैंड होता है, ये ऊपर से इस तरीके से फैन होता है, राइट. तो ये इस तरीके से ही होता है, इसको बोला जाता है पेडेस्टल फैन. तो वहां से आप इस चीज को इससे रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए कि किस तरीके से ये पेडेस्टल्स जो है वो बनते हैं, ठीक है. चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में. देखिए, विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट. सॉर्टिंग एजेंट मतलब जो सॉर्ट करता है, जो चीजों को अलग अलग छांट के रखता है. अब डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ विंड, डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्रेन्स आर मूव्ड अलोंग द फ्लोर्स बाय रोलिंग और सॉल्टेशन and carried in suspension, and in this process of transportation itself the material gets sorted. तो यहां पर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की आप बात करें तो तीन प्रोसेस को बताया गया है. पहला है रोलिंग, दूसरा है सॉल्टेशन और तीसरा है सस्पेंशन. देखिए, सपोज कर लीजिए ये आपका डेजर्ट फ्लोर है. जो पार्टिकल ऑफ द सैंड बड़े होंगे, ठीक है, या फिर सबसे बड़े होंगे कह सकते हैं आप, वो अगर यहां से विंड ब्लो करेगी तो ये अलोंग द सरफेस मूव करेंगे, या आप कह सकते हो कि अलोंग द सरफेस ये रोल करेंगे. तो इसको बोला जाता है रोलिंग, ठीक है. सॉल्टेशन का मतलब है जो पार्टिकल्स इससे छोटे होंगे वो सॉल्टेशन के फॉर्म में जाएंगे, यानी कि वो एक तरीके से जंप करते हुए जाएंगे, यहां से ऐसे जाएंगे फिर यहां से ऐसे जाएंगे, ठीक है. ये हो गया आपका सॉल्टेशन. और तीसरा है सस्पेंशन, यानी कि जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, जब विंड आएगी तो वो उसके साथ उड़ जाएंगे और वो सीधे कहीं जाके डायरेक्ट फाइनल प्लेस पे, जहां पर विंड की वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, वहां पर जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे. तो ये तीन प्रोसेस है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की, ध्यान रखिएगा. रोलिंग, जिसको क्रीप भी बोला जाता है, सॉल्टेशन यानी कि पार्टिकल जंप करके जाते हैं, और सस्पेंशन का मतलब है कि वो एयर के साथ सस्पेंड हो जाते हैं, विंड के साथ सस्पेंड हो जाते हैं, और फाइनली उस जगह पे जाके वो डिपॉजिट होते हैं जहां पर विंड की वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है.
ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स से बने हुए होंगे, यानी कि उनमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा सॉर्टेड होंगे, ठीक है। When the wind slows or begins to die down, यानी कि जब विंड जो है वो बहुत कम हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन एंड देयर क्रिटिकल वेलोसिटीज, द ग्रेन्स विल बिगिन टू सेटल, ये ग्रेन्स अपने आप सेटल हो जाएंगे। सो इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड, गुड सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स कैन बी फाउंड, वहां पर ग्रेन्स की जो सॉर्टिंग है वो बहुत अच्छी सॉर्टिंग देखी जा सकती है। सिंस विंड इज देयर एवरीवेयर, विंड हर जगह है, एंड वेयर एवर देयर इज अ गुड सोर्स ऑफ सैंड एंड विद कांस्टेंट विंड डायरेक्शंस, डिपोजिशनल फीचर्स इन एरिड रीजन्स कैन डेवलप एनीवेयर। तो डिपोजिशनल फीचर्स जो है वो एरिड रीजन में, यानी कि सूखे हुए रीजन में कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन प्राइमरी यहां पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है वो है सैंड ड्यून्स, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, आगे वो देख लेते हैं। ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर गुड प्लेसेस फॉर सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में भी, हमने ड्यून्स के बारे में बात की थी, जो हमारा था वेव्स एंड करंट से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनसे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि सैंड ड्यून्स जो है वो मेजर, जो उसके पीछे जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है वो होता है विंड, तो इसीलिए इसको हम यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। ऑब्स्टिकल्स टू इनिशिएट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ड्यून फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इनिशिएट करते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और देयर कैन बी अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ड्यून्स, ठीक है। ये सारे के सारे यहां पे लिखे गए, देखिए बर्चांस, पैराबोलिक, सीएफ, ट्रांसवर्स, और ये नीचे दिया गया है लॉन्जिट्यूडिनल। आप इसको देख सकते हैं, ये जो एरो यहां पर दिखा रहा है ये विंड की डायरेक्शन है, ठीक है। आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि ये अलग अलग तरीके के क्यों बनते हैं या कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कॉल्ड बर्चांस विद द पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। क्रिसेंट शेप्ड होते हैं, क्रिसेंट का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आपने चंद्रमा देखा होगा, ऐसा होता है, किसको बोला जाता है, क्रिसेंट शेप्ड, ठीक है। तो इस तरीके के होते हैं ये, और इनका जो विंग्स होते हैं दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। यहां पर आप देखिए, ऊपर आइए डायग्राम पे, ये देखिए, ये इनके जो विंग्स हैं ये होते हैं इनके विंग्स, इनका डायरेक्शन जो है वो विंड डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। दैट इज डाउनवर्ड फ्रॉम form where the wind direction is constant and moderate and where the original surface over which sand is moving is almost uniform। तो ये कब बनते हैं देख लीजिए, जब विंड की डायरेक्शन कांस्टेंट होती है और मॉडरेट होती है, यानी कि विंड की डायरेक्शन ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, और जहां पर जो ओरिजिनल सरफेस होता है, जहां पर सैंड मूव कर रही है, वो ऑलमोस्ट कैसा हो, यूनिफॉर्म। तो क्या बनता है, बर्चांस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेसेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। देखिए, पार्शियली कवर्ड जब वेजिटेशन से होते हैं तो हमारा क्या बनता है, पैराबोलिक ड्यून्स। दैट मींस पैराबोलिक ड्यून्स आर रिवर्स्ड बर्चांस, ये रिवर्स्ड बर्चांस होते हैं, ठीक है। यानी कि विंड डायरेक्शन बीइंग द सेम। देखिए, बर्चांस में और पैराबोलिक ड्यून्स में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ ये विंग के डायरेक्शन का अंतर है। इसमें विंग का डायरेक्शन जो है वो सेम है एज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इसमें अपोजिट है, इसमें सेम है, ठीक है। चलिए, सीएफ इज सिमिलर टू बर्चान। सीएफ जो है वो सिमिलर टू बर्चान होता है, यानी कि उसका जो विंग का डायरेक्शन है वो भी जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ विंड है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, इस पे 2 विंग्स है, ठीक है, और सीएफ में क्या है, सिर्फ 1 विंग है, ठीक है। सीएफ में सिर्फ 1 विंग है। इज सिमिलर टू बर्चान विद अ स्मॉल डिफरेंस, और वो स्मॉल डिफरेंस क्या है, हैज ओनली 1 विंग और पॉइंट। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन द विंड कंडीशंस, यानी कि जब विंड कंडीशंस में शिफ्ट होता है तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए इस तरीके से आपकी जो विंड है वो यहां से बह रही है, ठीक है। मान लीजिए इस रीजन में विंड ज्यादा बहती है, इस रीजन में विंड कम बहती है, तो ये वाला रीजन का जो पार्ट है वो ज्यादा आगे मूव नहीं कर पाएगा, बल्कि यहां का ज्यादा मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा सीफ, यानी कि जब विंड कंडीशंस में चेंज होता है तब बनता है सीफ। द लॉन्ग विंग्स ऑफ सीफ्स कैन ग्रो वेरी लॉन्ग एंड हाई। इनका जो विंग्स है वो बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं और हाई भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला है लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स। लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स कब बनते हैं, व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर, जब सैंड की सप्लाई जो है वो पुअर है और विंड डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो विंड के साथ साथ ये आगे को मूव करते जाएंगे, ठीक है। विंड की डायरेक्शन में ये आगे को मूव करते जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो विंड है वो कांस्टेंट है और जो सैंड है वो पुअर है, यानी कि सैंड की सप्लाई जो है वो पुअर है, यानी कि कम है, ठीक है। दे अपीयर एज लॉन्ग रिजेस
ऑफ कंसिडरेबल लेंथ बट लो इन हाइट। इनकी ये किस तरीके से दिखते हैं, लॉन्ग रिजेस, कंसिडरेबल लेंथ, यानी कि इनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है लेकिन इनकी हाइट जो होती है वो लो होती है, लो इन हाइट। फिर अगला है ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होते हैं विंड डायरेक्शन के। ये देखिए, ये विंड है और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इनको बोला जाता है ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। दीज ड्यून्स फॉर्म when the wind direction is constant, तो wind direction इसकी भी constant है, and the source of sand is an elongated feature at the right angles to the wind direction, यानी कि जो source of wind है वो elongated है, यानी कि वो बड़ी है, elongated है, और वो किस डायरेक्शन में है, wind की डायरेक्शन से right angles में है या फिर perpendicular है। They may be very long and low in height, तो आप देख लीजिए ट्रांसवर्स ड्यून्स और लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स दोनों के दोनों जो है वो लंबे होते हैं लेकिन हाइट में छोटे होते हैं, लो इन हाइट होते हैं। When sand is plenty and जब सैंड बहुत ज्यादा होती है तो क्वाइट ऑफन रेगुलर शेप्ड ड्यून्स कोलैप्स, यानी कि रेगुलर शेप के जो ड्यून्स है जितने भी टाइप के हमने देखे, जैसे बरकान्स है, पैराबोलिक है, सीएफ है, लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स है, ट्रांसवर्स ड्यून्स है, ये आपस में मिल जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं एंड लूज देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो अपना इंडिविजुअल जो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको ये लूज कर जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ड्यून्स इन द डेजर्ट शिफ्ट and a few of them will get stabilized especially near human habitation। तो most of the dunes जो होते हैं वो deserts में shift करते रहते हैं और उनमें से काफी कम ऐसे होते हैं, few of them ऐसे होते हैं जो stabilize होते हैं, और वो भी कहां पर, जहां पर human habitations होता है। ठीक है, क्योंकि human habitations जहां पर होगा वहां पर wind कम होगी तो वहां पर वो जनरली stabilize कर जाते हैं। तो देखिए, हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर जो था उसको बहुत अच्छे से समझा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये पार्ट चैप्टर 7, जिसको हमने 6 पार्ट्स में कवर किया। अब हम आगे इसके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह से रिलेटेड है, हीट वगैरह से रिलेटेड है। अब हम उनको स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 के साथ, स्टार्ट करेंगे हमारा अगला पार्ट, अगला जो वीडियो आपके सामने आएगा। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी हमारे लिए सुझाव है, कोई फीडबैक है, आप हमसे कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी ओकुल की वेबसाइट के थ्रू या फिर आप हमें ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, चैप्टर 8 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग विद ओकुल। ओकुल में अपना विश्वास बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।